Hello everyone, welcome to our YouTube channel. First of all, thank you for being here everyone. और देखिए, आज से मैं आप लोगों के इस पूरे चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए जो फेस वीडियो है ये सबसे पहला मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं इस पूरे चैनल पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो यहाँ पर लेके आऊंगा। डेली मिनिमम वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं डेली आप लोगों को एक वीडियो जरूर मिले। ठीक है एवरीवन। और इस चीज के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू जो सीरीज है उसको करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अपन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके करंट अफेयर्स में यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, तो यहां से अपन शुरुआत करेंगे आज के आपके पहले करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ, जहां पर मैं आप लोगों से सभी राज्यों के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर भी उच्च न्यायालय जो है ना, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश जो है ना वर्तमान में किस उच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश जो है वो यहाँ पर नियुक्त है, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। और ये जो लिस्ट होगी ना, ये अगस्त 2021 तक का अपडेट में ये यहाँ पर लेके आया हूँ एवरीवन। काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और आपको मैं पूरा पर्टिकुलर जो है यहाँ पर थियोरेटिकली मैं आपको पहले समझाऊंगा कि एक्चुअली में भारत के अंदर कब यहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका प्रारंभ हुआ। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, उनकी रिगार्डिंग पेपर थोड़ी बहुत जो डिटेल होती है ना, जो एकदम बेसिक डिटेल होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपको एक जो बैकग्राउंड है उसका वो पता होना चाहिए। तो वो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फिर बाद में जब हम अगर आगे चलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको मैप के थ्रू और जो चीजें है ना उनके बारे में यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताऊंगा। बट आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और दूसरी बात, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। बट उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर आना चाहते हैं, मुझसे हर एक वीडियो की अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मुझे रवि सर अन अकेडमी इस नाम से मेरा एक ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और आपको कैसा ये वीडियो लगा या फिर आप कैसे और कौन कौन से टॉपिक्स पर ये वीडियो चाहते हैं, तो वो सारी की सारी जो चीजें ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मैं आप लोगों को शुरुआत से इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो बताते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट जो चीज है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि के बारे में। देखो, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ये न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां हैं, ठीक है, देश के अंदर ये शीर्ष न्यायालय आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। पहली चीज यहां पर। और दूसरी कि यहां पर जो न्यायिक समीक्षा में शीर्ष न्यायालय का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जब आप अंतिम अपील जो है ना वो कहां पर कर सकते हैं, तो वो याद रखना, वो आप कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि अगर मान लो आपको न्याय चाहिए है, तो वो ऐसी संस्था कौन सी है जहां पर आप आखिर यानी कि सबसे आखिर में जाएं और वहां पर अपील करें। तो आपको अगर मान लो वहां पर न्याय मिल जाता है या फिर न्याय नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। तो वो ऐसा कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय यहां पर आप लोगों का स्थापित हुआ। अब यहां पर क्या है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है ना, इसके अंदर बेसिकली हमारे जो स्तर है ना वो कितने स्तरीय है? यह त्रिस्तरीय संरचना है, यानी कि इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर है। तीन स्ट्रक्चर कौन कौन से है? देखो, त्रिस्तरीय संरचना को समझने से पहले आपको इन चीजों को बारे में समझना पड़ेगा कि यहां पर तीन प्रकार के न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो कि सबसे उच्च न्यायालय है। दूसरे नंबर पे जब आप देखोगे तो आप उच्चतम न्यायालय को यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय, आज हम जो चीजें डिस्कस करने वाले ना वो उच्चतम न्यायालय के बारे में ही है। और ये एक स्टेट लेवल पर यानी कि एक स्टेट के स्तर पर ये यहाँ पर कार्य करता है। आप लोगों ने आपके घरों के आसपास जो न्यायालय देखे होंगे वो यहाँ पर कौन से है? तो वो है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जो कि सबसे छोटे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये स्तर काम कैसे करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको यही चीज समझनी है। मान लीजिए आपको न्याय चाहिए, सबसे पहले आप इनमें से किस
न्यायालय में यहाँ पर अपील करोगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एरिया के अंदर जो एक न्यायालय होता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की। मान लीजिए आपने वहां पर अपील किया और हो सकता है कि आपके अगर पक्ष में वो फैसला आया तो आप संतुष्ट हो, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हो उच्च न्यायालय में। जब उच्च न्यायालय में वो फैसला गया और आपने केस लड़ा उसके रिगार्डिंग, फिर बाद में जो उच्च न्यायालय का जो फैसला आता है, ठीक है, अगर आप उस न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं होते, उस निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होते हो जो उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो क्या होगा, तो इन दोनों के द्वारा दिए गए जो फैसले थे ना वो रद्द हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में इनके द्वारा जो दिए गए फैसलों को कंटिन्यू रखा तो क्या होगा, तो भी यहां पर क्या होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा ना वो अंतिम होगा, चाहे वो आपके विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो। और इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि दोनों न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो निर्णय थे ना वो अब क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ना वो यहाँ पर शीर्ष न्यायालय है, जहां पर आप अंतिम न्याय जो है ना वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज समझनी इसीलिए जरूरी थी, तो ही मैंने ये चीज आप लोगों को बताया है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि के बारे में कि भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है ना ये कैसे और कब स्थापित हुआ। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसके द्वारा कलकत्ता के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स नाम से कोर्ट की स्थापना की जाती है, जो कि उस वक्त का सर्वोच्च न्यायालय यहां पर कहा गया। क्लियर है एवरीवन? अब क्या हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो सर्वोच्च न्यायालय तो सिर्फ एक स्थापित किया गया था जो कलकत्ता के अंदर 1773 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे इलाकों में जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो थी ना उस वक्त, तो वहां पर भी छोटे छोटे कोर्ट स्थापित किए गए ताकि जो छोटे छोटे अपराध होते ना उनका यहाँ पर क्या किया जा सके, सुलझाया जा सके। तो वहां पर 3 और न्यायालय और स्थापित किए गए जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। ये छोटी छोटी जगह पर यहाँ पर प्रेसिडेंसीज है, वहां पर इनका एक जो न्यायालय है वो नियुक्त किए गए ताकि लोगों के यहाँ पर जो न्याय है वो दिया जा सके, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जॉर्ज तृतीय के शासन काल में यहाँ पर बंबई और मद्रास के अंदर भी है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मद्रास में 1800 में और बंबई के अंदर 1823 के अंदर इसकी जो स्थापना है वो यहाँ पर की गई। देखो जब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, देखो जब तो सर्वोच्च न्यायालय हो गए, फिर बाद में आया अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में क्या किया गया, इसमें जितने भी सर्वोच्च न्यायालय थे और जो छोटे छोटे जो यहाँ पर न्यायालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उन सभी को क्या कर दिया गया, उन सभी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो सदन अदालतें हैं और कलकत्ता, मद्रास और बंबई के जो सर्वोच्च न्यायालय ना इन सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर भारत सरकार एक अधिनियम लेकर आती है 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसमें जो उच्च न्यायालय जो यहाँ पर जो संघीय न्यायालय है ना इनकी स्थापना तक यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी उच्च न्यायालय थे उनको किसकी संज्ञा दी गई एवरीवन, उनको उच्च न्यायालय की जो संज्ञा है ना वो यहाँ पर दे दी गई। यानी कि उच्च न्यायालय अब किसके रूप में कार्य करेंगे, उच्च न्यायालय अब सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती है भारत देश में, ठीक है। ये कब की बात है, ये 1935 की बात है। क्लियर है? अब यहां तक तो बात आती है कि यहां पर हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत देश की स्वतंत्रता के बाद। भारत देश आजाद हुआ 1947 में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद क्या होता है, यहां पर अस्तित्व में आने के बाद देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसके बाद इसकी पहली बैठक होती है 28 जनवरी 1950 को, और इस बैठक में क्या किया गया, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जितने भी न्यायालय है ना छोटे, सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी न्यायालय यहाँ पर छोटे होंगे वो सारे क्या करेंगे, वो सारे यहाँ पर न्यायालयों के लिए यहाँ पर बाध्य होगा क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून होगा ना वो यहाँ पर सभी न्यायालयों के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। यानी कि
मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में समझाया कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर अधीनस्थ कोर्ट है आपका, ठीक है, अगर मान लो वो कोई निर्णय सुनाते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है, तो मान्य किसका होगा? मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का, ना कि हाई कोर्ट का। समझ में आया ये चीज? आप लोग आई होप ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय काम कैसे करता है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के भाग 5 के अंदर, ठीक है, और अध्याय 6, भाग 5 किससे रिलेटेड है? संघ, और यहाँ पर अध्याय 6 है संघ न्यायपालिका से सर्वोच्च यहाँ पर संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है ना, वो अध्याय 6 के अंदर संघ न्यायपालिका के अंदर दिया गया है, पहली चीज। अब आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रिलेटेड है इसके? तो याद रखिएगा 124 से रिलेटेड है, स्टार्ट होते हैं आर्टिकल, ठीक है, और 147 तक। 124 से लेकर स्टार्ट होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो संगठन है, स्वतंत्रता है, अधिकार क्षेत्र है, उनकी यहाँ पर शक्तियां हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे संबंधित ये सारे के सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक कि भारत के अंदर जो सीजेआई की जो स्थापना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक क्या होगा? सुप्रीम जज भी होगा, यानी कि जो यहाँ पर सीजेआई है यहाँ पर, ठीक है, उनकी भी स्थापना की जाएगी। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 124(1) के अंतर्गत यहाँ पर यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक क्या होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। वर्तमान में ये पद किसको दिया गया है? तो याद रखना रमन्ना जी को दिया गया है। ये भारत के 48वें नंबर के यहाँ पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर चुने गए हैं, ठीक है। अभी तक महिलाओं में कोई भी महिला जो है वो इस पद पर नियुक्त नहीं हुई है। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको पूछे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, तो याद रखिएगा ये है 65। ओके एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें जब शुरुआत हुई, तो आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपको पता है 33+1 होता है। लेकिन जब इसको शुरुआत में स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो उस वक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो न्यायाधीशों की संख्या थी 7। अच्छा, ये जो न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाई गई, ये अधिकार किसके पास है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास है? नहीं। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनके पास है ये अधिकार। अब होता क्या है, देखो यहां पर अगर हम बात करें ना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। अब हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, अब हम उसके ऊपर आते हैं ताकि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर मिल सके, ठीक है। अब हम बात, देखो मैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल सेशन तो है नहीं, करंट अफेयर्स का है, तो अपन करंट अफेयर्स के सेशन पे चलेंगे। लेकिन इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? उच्च न्यायालय के गठन जो है ये कौन से आर्टिकल में, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 214 से लेकर और यहाँ पर 231 के अंदर दिया गया है। अच्छा, यहां पर 214 के अंदर क्या बोला गया है कि सभी राज्यों में एक क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये यहां पर बोला गया है आर्टिकल 214 के अंदर। 216 के अंदर क्या बोला गया है? 16 के अंदर उच्च न्यायालय के गठन के बारे में यहां पर बोला गया है। क्लियर है? और यहां पर जब हम बात करते हैं 217 के अंतर्गत, तो यहां पर मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसको यहां पर की जानी चाहिए। ये आर्टिकल आपका 217 बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत के अंदर कितने हैं, देखिए भारत के अंदर स्टेट्स की जो संख्या है ना वो है 28+, ठीक है, ये स्टेट की संख्या है, और यूटी, ये है यूटी, ये है स्टेट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट कितने हैं? तो याद रखिएगा 24 है नंबर। कितने हैं? 25 ही है सिर्फ, ठीक है। और इनमें भी महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं सिर्फ, वर्तमान में एक महिला है, सिर्फ एक महिला। गाइस मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस चीज के बारे में भी आप यहाँ पर बताइए। अब हम डिटेल से जानेंगे जो हमारे 25 न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय, उनके बारे में अपन डिटेल से इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की इस क्लास की। तो ये रहा आपका सबसे पहला उच्च न्यायालय। सबसे पहला है यहां पर चेन्नई उच्च न्यायालय। चेन्नई उच्च न्यायालय बेसिकली इसकी जो मुख्य आधिकारिक क्षेत्र है ये कौन कौन से हैं? तो याद रखना ये है
पुडुचेरी और तमिलनाडु। आप देख रहे हैं एक यूटी है और एक स्टेट है, तो दो को यहां पर सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय जो है वो यहां पर दिया गया है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें चेन्नई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? संजीव बैनर्जी हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है संजीव बैनर्जी, ठीक है। और चेन्नई उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 5 अगस्त 1862 को हुई थी एवरीवन, ठीक है। और अधिनियम कौन सा था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। और इसके जो हेडक्वार्टर है या फिर इसकी जो मुख्य पीठ है ये कहां पर है? ये है चेन्नई के अंदर। अगला देखिए, अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के रिगार्डिंग, ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय के बारे में। देखो, मुंबई उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो किन किन स्टेट या फिर यूटी को दिया गया? दो तो स्टेट है, एक तो है गोवा और एक है महाराष्ट्र। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर दादर और नागर हवेली और दमन व दीव, ये अभी वर्तमान में सिर्फ एक यूटी है। ये दो अलग अलग यूटी नहीं है, इनको दोनों को एक कर दिया गया है, यानी कि ये सिर्फ एक ही यूटी है, ठीक है। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है एवरीवन? इसकी मुख्य पीठ है मुंबई के अंदर, ठीक है। ये महाराष्ट्र का मैप है, यहाँ पर ये है महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता है इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय। देखो, कोलकाता जो उच्च न्यायालय है वो यहां पर इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? ये है राजेश बिंदल है। कौन है? राजेश बिंदल। इस कोलकाता उच्च न्यायालय का जो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र है, एक तो वेस्ट बंगाल में आएगा क्योंकि कोलकाता है, दूसरा आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि यूटी है ना। इसकी स्थापना 1862 के अंदर हुई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की। और इसके राजेश बिंदल यहाँ पर आपको मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखने को मिलेंगे। ये है राजेश बिंदल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको यहां पर देखिए, इनको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अधिकार क्षेत्र हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अधिकार क्षेत्र जरूर याद रख लीजिएगा। बस इतना ही है आपको यहां पर क्या करना है, एक तो कोर्ट का नाम याद रखना है, हाई कोर्ट का, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है वो याद रखना है, और यहाँ पर इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं तो वो याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। अगला देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जब हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो यहां पर मनुश्री नाथ भंडारी जो हैं ये वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद जो है बेसिकली ये यूपी का अधिकार क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है, और उसकी जो मुख्य पीठ जो है ना ये इलाहाबाद के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला देखिए, अगला है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है अभय श्रीनिवास ओका। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये कहां पर है? कर्नाटक में है, जो कि बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो पीठ है ना कर्नाटक उच्च न्यायालय की, ये कहां पर है? बेंगलुरु में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला देखिए, अगला है पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है एवरीवन? तो वो है संजय करोल। संजय करोल जो है यहाँ के यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसका जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, कौन सा एवरीवन? ये है बिहार। पटना के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला है जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल है, मित्तल नहीं है, पंकज मित्तल है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये दो क्षेत्रों के पास है, दो यूटी के पास है, एक तो है लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसको जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार इसको यहाँ पर एज ए दो यूटी के अंदर कन्वर्ट किया गया था, तो फिर यहाँ पर एक उच्च न्यायालय इन दोनों को दे दिया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफी इंपोर्टेंट है, इसकी जो मुख्य पीठ है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर और लेह में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है ना इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। और मध्य प्रदेश की जो पीठ है ना ये भी कहां पर है? ये है जबलपुर के अंदर। ये भी मध्य प्रदेश अधिकार क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। 1935 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, भारत सरकार का जो अधिनियम था यहां पर 1935, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ये काफी इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर देखने को मिलेंगे? ये है कहां पर? तो याद रखिएगा ये चंडीगढ़ में है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एवरीवन। और इसका अधिकार क्षेत्र 3 जगह को दिया गया है। चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है अपने आप में,
हरियाणा और पंजाब। अच्छा, चंडीगढ़ इन दोनों की कैपिटल भी है, क्लियर है। और इसके जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के, वो कौन है? ये है रविशंकर झा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो है डॉक्टर एस मुरलीधर। कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधर। डॉक्टर एस मुरलीधर जो है यहाँ पर, ये वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उड़ीसा उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये 1948 के अंदर यहाँ पर की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। और इसकी जो मुख्य पीठ है कहां पर है? ये है कटक के अंदर। इसका अधिकार क्षेत्र उड़ीसा के पास ही आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन, ठीक है। अगला देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय एवरीवन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो बेसिकली इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये किसके पास आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन? ये देखने को मिलेगा आपको मिजोरम, नागालैंड और असम और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, यहां पर बेसिकली इसके जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो कौन है? ये है यहाँ पर सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया जी हैं इसके मुख्य न्यायाधीश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जो है इसकी मुख्य पीठ जो है ना, वो कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में नहीं है, ये जोधपुर में है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर, इसके जो यहाँ पर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? इंद्रजीत महंती है। ये कौन है? ये है अशोक गहलोत, सीएम ऑफ राजस्थान। अगला देखिए, अगला है तेलंगाना उच्च न्यायालय। हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से काफी से जानते हैं। इसका जो मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? ये है अरुण कुमार गोस्वामी है। कौन है? अरुण कुमार गोस्वामी। अच्छा, जब यहां पर तेलंगाना या फिर हैदराबाद की जब हम बात करें, आप लोग सभी जानते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद, यहाँ पर विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना। और हैदराबाद जो ना, ये किसकी राजधानी बनी? तेलंगाना की। तो ये अधिकार क्षेत्र अब किसके पास चला गया? अधिकार क्षेत्र है तेलंगाना के पास। याद रखिएगा, एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हैदराबाद में है इस न्यायालय के, ठीक है। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। काफी लोग इसी चीज के अंदर गलत करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय, तो केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? एस मनी कुमार। 1956 में केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्य पीठ है ना, यह है कोच्चि के अंदर। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र 2 राज्यों के पास है, एक तो यूटी है और एक राज्य है। यूटी कौन सा है? यूटी है लक्षद्वीप। और यहां पर राज्य कौन सा है? तो राज्य केरल आपको देखने को मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला देखिए, अगला है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? तो विक्रम नाथ आपको गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसकी जो मुख्य पीठ है ना, ये अहमदाबाद के अंदर स्थित है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहां से हमारे अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इलेक्शन यानी कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, ठीक है। तो बेसिकली गुजरात के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विक्रम नाथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला काफी इंपॉर्टेंट, दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये वर्तमान में कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरू भाई नारायण भाई पटेल। काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर बेसिकली सॉरी दिल्ली का जो चुनाव क्षेत्र है बेसिकली ये किसके पास है? यहाँ पर अधिकार क्षेत्र ये है राजधानी दिल्ली के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश के पास ही है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य पीठ है ना, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी? शिमला में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? ये है रवि विजय कुमार, यहाँ पर मथीमत, ठीक है, मलीमत, ठीक है, सॉरी मलीमत जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, सिक्किम उच्च न्यायालय। यहाँ पर सिक्किम उच्च न्यायालय जो है यहाँ पर, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, सिक्किम उच्च न्यायालय के यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो कौन है? तो ये है महेश्वरी जी, जेके महेश्वरी है। और बेसिकली इसका जो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र है ये सिक्किम के पास है। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है ये गंगटोक में आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन। अगला देखिए,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे। देखो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है ना, इसके मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा बेसिकली छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इसकी जो मुख्य पीठ है ना ये यहाँ पर बिलासपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं। देखो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है राघवेंद्र सिंह चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा भी गया है। जो उत्तराखंड है, जैसे कि अभी एनटीपीसी में पूछा गया था लास्ट टाइम जो आपकी एग्जाम चली थी एनटीपीसी 2020-21, तो उसी के अंदर पूछा गया था। और याद रखिएगा उत्तराखंड जो है ना यहाँ पर इसका अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी जो मुख्य पीठ है ना ये नैनीताल में आप लोगों को देखने को मिलेगी एवरीवन। अब हम बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए झारखंड उच्च न्यायालय जो है ना इसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन, ठीक है। और इसकी जो मुख्य पीठ है ये रांची में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका अधिकार क्षेत्र भी सिर्फ झारखंड के पास ही है, ठीक है। अगला है मेघालय उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, मेघालय उच्च न्यायालय जो है ना ये विश्वनाथ सोमादेव जो यहाँ पर सोमादेव जो है यहाँ पर ये वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और मेघालय के जो अधिकार क्षेत्र है ना ये मेघालय उच्च न्यायालय के पास है, मेघालय का। और इसकी जो शिलोंग है कैपिटल, जो यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला है मणिपुर उच्च न्यायालय। देखो इसके जो वर्तमान में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं ये है यहाँ पर वेंकट संजय कुमार। कौन है, वेंकट संजय कुमार। और इसका जो मुख्य पीठ है कहां पर है, इंफाल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि मणिपुर के अंदर आप लोगों को स्थित है यहाँ पर, ठीक है। अगला उच्च न्यायालय है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट है। और इसके जो वर्तमान में इसके जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं ये है अब्दुल हामिद कुरैशी। ये वर्तमान में इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और ये वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र कहां तक आते हैं, त्रिपुरा तक आते हैं, जिसकी अगरतला के अंदर जहां पर इसके मुख्य पीठ आप लोगों को देखने को मिलेगी एवरीवन। उच्च न्यायालय में सिर्फ मैंने आपको बताया था शुरुआत के टाइम पर ही कि एक ही वुमन है उच्च न्यायालय में, एक ही वुमन जो मुख्य न्यायाधीश है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहां पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जब बात की जाए तो यहां पर वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है ना ये है कुमारी हिमा कोहली। कुमारी हिमा कोहली ये वर्तमान में यहाँ पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रही है। इसके अधिकार क्षेत्र कहां तक आते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। 2014 के अंदर यहाँ पर तेलंगाना, तो तेलंगाना के अंदर बेसिकली हैदराबाद उच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ ही चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। और ये थी आप लोगों की 25 जो आपके यहाँ पर स्टेट थे उनकी लिस्ट। और गाइस मैंने ये जो लिस्ट है ना आप लोगों को अलग से भी प्रोवाइड करवाई है। ये जो लिस्ट है मैंने आपको अलग से भी प्रोवाइड करवाई है। ये दोनों है जो कि सिर्फ आपको हाई कोर्ट दे रखे हैं कहां से, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो आपको दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द क्लास एवरीवन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी आपको करंट अफेयर्स के सारे नोटिफिकेशन है ना वो मिलेंगे एवरीवन, ठीक है। कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो वो जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सिर्फ आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज अपना प्यार यहाँ पर जरूर दीजिए। थैंक यू।